हेलो फ्रेंड्स, रेनेसांस कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो अपन राजस्थान की क्या पढ़ रहे थे? जियोग्राफी। ठीक है, राजस्थान की जियोग्राफी, जिसमें अपन भौतिक प्रदेश की बात कर रहे थे। राजस्थान की उत्पत्ति और राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार अपन देख चुके थे। अपना टॉपिक चल रहा था भौतिक प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अपन जलवायु पढ़ेंगे। भौतिक प्रदेश में हमने बात की थी किसकी? मरुस्थल की। ठीक है, मरुस्थल भौतिक प्रदेश हो गया। एक हो गई अपने अरावली और एक हो गया अपने पूर्वी मैदान, और एक और अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर किसकी? हाड़ौती की, जिसमें सामान्यतः 7 जिले आते हैं अपने। ठीक है, पूर्वी मैदान, अरावली और मरुस्थल की बात करें तो पिछली वीडियो में अपन ने मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट थे? शुष्क मरुस्थल, और एक और पार्ट कौन सा डिवाइड किया था? अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, फिर शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से पार्ट थे वो? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो 41.5% थे यहाँ पर। ठीक है, कितने परसेंट थे? 41.5%। ठीक है, बालू का स्तूप मुक्त। और एक और बात की थी अपनों ने, बालू का स्तूप युक्त, जहाँ पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में विभिन्न बालू का स्तूपों की बात की थी। बरखान बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं। ठीक है, और अपनों ने बात की थी अनुप्रस्थ समकोण पे बनने वाले बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या रेखी बालू का स्तूप की बात की थी, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप, जो बरखान के विपरीत बनने वाले बालू का स्तूप पैराबोलिक या परवलयिक बालू का स्तूप कहलाते हैं। उसके बाद में अपन ने बात की थी सिफ बालू का स्तूप। जब बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, और ऐसे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अपने सिफ बालू का स्तूप। उसके बाद अपनों ने तारानुमा बालू का स्तूप की बात की थी, नेटवर्क बालू का स्तूप की बात की थी। ठीक है, और अपनों ने स्रबकापीस बालू का स्तूप, छोटी मरुस्थल में छोटी झाड़ियों के पास बनने वाले छोटे बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? स्रबकापीस बालू का स्तूप कहलाते हैं। और अपन ने बात की थी तारानुमा बालू का स्तूप, अनियमित हवाओं से बनने वाले बालू का स्तूप, या 3 से अधिक भुजाओं वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी अवरोधी बालू का स्तूप, जो अरावली के जो पर्वतों के अवरोध से बनने वाले बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं। और उसके बाद में पूरा मरुस्थल पढ़ने के बाद में मरुस्थल की अपनों ने क्या की थी? मरुस्थल के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। ठीक है, प्लाया झील की बात की थी, अस्थायी पानी की झील प्लाया झील, और खड़ीन झील, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा निर्मित झील खड़ीन झील। ये दोनों मुख्यतः कहाँ होती हैं? जैसलमेर में ये दोनों झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपने देखे थे, चांदन नलकूप की बात की थी, लाठी सीरीज या जलपट्टी की बात की थी। ठीक है, और इनके विभिन्न बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा कर चुके थे। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल दोनों के बारे में अपन विशेष चर्चा कर चुके थे। दोनों को सम्मिलित रूप से मरुस्थल कह सकते हैं। यहाँ पर मरुस्थल के 2 पार्ट डिवाइड किए थे, और ये विभिन्न अपनों ने इसके अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लिए थे। उसके बाद मरुस्थल का क्या महत्व है, पर्यटन के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सैन्य प्रशिक्षण स्थल है यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है अपने जैसलमेर में, और एक और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है कहाँ पर? बीकानेर में। ठीक है, और अपनों ने इसकी बात की थी, यहाँ पर क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की बात की, और अपन ने बात की यहाँ पर पर्यटन को आकर्षित करता है ये। ठीक है, विभिन्न महोत्सव की बात की थी यहाँ पर। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरावली भौतिक प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से किसकी? अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, अरावली पर्वतमाला की अपन बात करें, जब राजस्थान की उत्पत्ति अपन बात कर रहे थे राजस्थान की उत्पत्ति की, तो स्टार्टिंग में आपने देखा था कि अरावली पर्वतमाला जो क्या है? प्राचीन है। ठीक है, तो अरावली क्या है? एक प्राचीनतम कैसी? एक प्राचीनतम मतलब कि निर्माण काल के अनुसार क्या है? पुरानी है, प्राचीनतम। और निर्माण प्रक्रिया इसकी कैसी है? वलित है।
ठीक है, और वर्तमान स्थिति इसकी कैसी है, अवशिष्ट है। तो संयुक्त रूप से हम कह देते हैं कि अरावली एक प्राचीनतम निर्माण काल के अनुसार, ठीक, और वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं निर्माण काल के अनुसार क्या है, प्राचीन है। ठीक, कब इसका निर्माण काल माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, कैम्ब्रियन से पहले वाला काल प्री कैम्ब्रियन काल, जैसे कि आरएस मेंस से पहले प्री एग्जाम होता है। ठीक है, तो वैसे ही कैम्ब्रियन से पहले प्री कैम्ब्रियन काल अपने यहाँ पर हो जाएगा। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो निर्माण प्रक्रिया इसकी क्या है, वलित है। वर्तमान स्थिति अरावली पर्वतमाला की कैसी है, अवशिष्ट है। ठीक है, मतलब कि कहीं तो ऊंचे पर्वत है इसमें, कहीं नीचे हैं, तो अवशिष्ट है, मतलब कटी फटी है थोड़ी सी, तो अवशिष्ट पर्वतमाला अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। इसकी बात करने से पहले अपन बात करते हैं कि अरावली कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक विस्तृत है। ठीक है, तो अपन बात करें ओवरऑल इसकी, रायसीना हिल्स दिल्ली, कहाँ से स्टार्ट होती है, रायसीना हिल्स दिल्ली से कहाँ तक, पालनपुर गिरनार हिल्स खेड़ ब्रह्मा गुजरात। ठीक है, कहाँ तक, पालनपुर गिरनार हिल्स खेड़ ब्रह्मा गुजरात। पालनपुर गिरनार हिल्स मतलब कि ये क्या है, पर्वत है, पालनपुर या गिरनार हिल्स और खेड़ ब्रह्मा गुजरात। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अपन अरावली की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, थोड़ी कम विस्तृत है। तो अपन इसके विस्तार की अगर अपन बात करें तो अरावली का विस्तार यहाँ पर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिक विस्तृत है। अरावली की दिशा की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसकी दिशा हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विस्तृत है, यहाँ पर कम विस्तृत है, तो दक्षिण पश्चिम उत्तर पूरब इसकी क्या हो जाएगी, अरावली की दिशा हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, रायसीना हिल्स दिल्ली से, पालनपुर गिरनार हिल्स गुजरात, खेड़ ब्रह्मा गुजरात। ठीक है, उसके बाद अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। कौन सा सब्जेक्ट देख रहे हैं अपन, राजस्थान की जियोग्राफी। तो अरावली की बात करें तो राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होती है, खैतली झुंझुनू से सिरोही माउंट आबू तक। ठीक है, यहाँ पर राजस्थान में इतना इसका क्या है, विस्तार है अरावली का। ठीक है, उसके बाद में कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है अरावली की 690 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई की बात करें, किसकी, राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो अरावली के कुल लंबाई का कितने परसेंट है, 80% है। मतलब कि कुल अरावली का कितने परसेंट है, यहाँ पर 80% है। ठीक, औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर इसकी मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर गुरु शिखर भी है और रघुनाथगढ़ भी है, और यहाँ पर टोटगढ़, मोरमजी टोटगढ़ और बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, तो सबको संयुक्त रूप से जब इनका औसत निकालते हैं ऊंचाई का, तो अरावली की औसत ऊंचाई मानी जाती है 930 मीटर। अरावली के पिता की बात करें तो अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अरावली का निर्माण या अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है, अरब सागर से हुई है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ओवरऑल किसके बारे में याद रखनी है, अरावली पर्वतमाला के बारे में। ओवरऑल ऊपर का नॉलेज आपको इसका होना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ तक विस्तृत है, अरावली की दिशा किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर इसकी दिशा है। 690 किलोमीटर इसकी कुल क्या है, लंबाई है। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, जो कि कुल लंबाई का 80% है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अरावली की। अब वैसे अपन बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड किया था, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, लूनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। और शुष्क मरुस्थल को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब अध्ययन करते हैं किसी विस्तृत चीज का, किसी बड़ी चीज का, तो उसको क्या है, अध्ययन की दृष्टि से अपन विभिन्न भागों में या अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ते हैं अपन, इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसको अध्ययन की दृष्टि से एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, और मिडाइवल मतलब कि मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास के अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो अपन अरावली पढ़ रहे हैं तो अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पर अपन देखते हैं। ठीक है, उत्तरी अरावली की बात करते हैं यहाँ पर, किसकी, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, तो उत्तरी अरावली की बात करें तो
उत्तरी अरावली अपने कहाँ से, नीम का थाना सीकर से जयपुर के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली कह देते हैं, और जयपुर से राजसमंद के बीच की अरावली को मध्य अरावली, और राजसमंद से सिरोही के बीच की अरावली दक्षिण अरावली कहलाती है। ठीक है, तो इसको पूरी जो राजस्थान में जो अरावली है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया ताकि इसको क्या है, अध्ययन की दृष्टि से मतलब कि पढ़ने में अपनों को क्या हो, आसानी हो। ठीक है, तो इतने पार्ट में डिवाइड होती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि मध्य अरावली विस्तृत है जयपुर से राजसमंद के बीच, राजसमंद से सिरोही के बीच, या नीम का थाना सीकर से जयपुर के बीच, तो मध्य अरावली में राइट टिक करना है अपनों को, जयपुर से राजसमंद के बीच में। ठीक है, ओवरऑल आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, तो अरावली को अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। ठीक है, उत्तरी अरावली की बात करें तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर। ठीक है, रघुनाथगढ़ सीकर जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। नीम का थाना सीकर से जयपुर के मध्य विस्तृत है। ठीक है, नीम का थाना सीकर, या अपन डायरेक्ट सीकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नीम का थाना नया जिला बना था जो कि क्या भजनलाल जी सरकार ने वर्तमान में रद्द कर दिया इसको। ठीक है, तो सीकर से जयपुर के बीच में विस्तृत है यहाँ पर। ठीक है, और जयपुर से राजसमंद के बीच में विस्तृत अरावली को मध्य अरावली, और राजसमंद से सिरोही के बीच में स्थित अरावली को दक्षिणी अरावली कह देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में जब जयपुर से राजसमंद के बीच में अरावली विस्तृत है तो इसके बीच में जो सबसे बड़ा अपना मतलब इसमें मध्य अरावली का जब सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो बीच में जिला आता है अजमेर, जो सर्वाधिक अपन इसमें है मध्य अरावली में है। ठीक है, तो सर्वाधिक विस्तार मध्य अरावली का कौन से जिले में है, अजमेर में, और इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहा जाता है। अजमेर मेरवाड़ा अपन जब इंडियन पॉलिटी देखेंगे तो उसमें देखेंगे अपन अजमेर मेरवाड़ा, तो मेरवाड़ा अरावली अपन इससे याद रख सकते हैं कि मेरवाड़ा अरावली भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार क्या है, अजमेर में है, और अजमेर को अजमेर मेरवाड़ा भी कहा जाता था पुराने टाइम में। ठीक है, सर्वोच्च चोटी की बात करें, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, टोडगढ़ है। टोडगढ़ पहले अजमेर में था, जो ब्यावर अजमेर में था। ठीक है, तो टोडगढ़ पहले अजमेर में मानी जाती थी लेकिन अभी वर्तमान में ब्यावर में है। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी क्या अजमेर में है, क्या नहीं है, सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की कहाँ पर है, ब्यावर में है। कौन सी है, टोडगढ़, 934 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप अवश्य याद रखना कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, टोडगढ़, और वो कहां पर विस्तृत है, अपने ब्यावर में विस्तृत है। ठीक है, अजमेर में कौन कौन सी चोटियां हैं, तारागढ़ और नाग पहाड़ी। ठीक है, नाग पहाड़ी सर्पिलाकार आकृति में है। ठीक है, और तारागढ़ यहाँ पर 873 मीटर और नाग पहाड़ी 795 मीटर। फिर भी अपन बात करें टोडगढ़ की तो ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की, 934 मीटर। ठीक है, टोडगढ़ वाली जो ब्यावर में विस्तृत है। ठीक है, दक्षिणी अरावली की अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली राजसमंद व सिरोही के मध्य में विस्तृत है, और अपन जानते हैं कि सिरोही में सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। ठीक है, इसको संतों का शिखर भी बोलते हैं। दक्षिणी अरावली को पुनः 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं यहाँ पर कि दक्षिणी अरावली जो है थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा विस्तृत है यहाँ पर, तो इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बीच में से, और उधर वाला पार्ट हो जाएगा अपने आबू अरावली जो कि क्या है, सिरोही की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर इधर की साइड में अपने हो जाएगा मेवाड़ अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली को फिर अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन सी अरावली को, दक्षिणी अरावली को। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अपने ओवरऑल अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये अपने रघुनाथगढ़ सीकर जो 1055 मीटर है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कहाँ पर है, सिरोही में है, 1722 मीटर। ठीक है, मध्य अरावली की टोडगढ़ जो ब्यावर में है, 934 मीटर। ठीक है, और मध्य अरावली का सर्वाधिक विस्तार है अजमेर में, इसे मेरवाड़ा अरावली भी कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी अरावली अपने कहां से कहां तक, सीकर से जयपुर तक, और जयपुर से राजसमंद के बीच में मध्य अरावली, और राजसमंद से सिरोही के बीच में दक्षिणी अरावली अपने हो जाएगी। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली की अपन बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से इसे वापस 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इधर पश्चिम वाला पार्ट
कौन सा हो जाएगा, आबू अरावली, और इधर पूरब वाला पार्ट हो जाएगा इसका मेवाड़ अरावली। ठीक है, विस्तार की बात करें तो उदयपुर और राजसमंद में विस्तृत है, कौन सी, मेवाड़ अरावली। ठीक है, मेवाड़ से वैसे ही याद रहेगा आपको। सर्वोच्च चोटी कौन सी, इसकी जरगा, जो कहाँ पर है, उदयपुर में है, 1431 मीटर यहाँ पर। ठीक है, ये किलोमीटर क्या है, सही नहीं है। ठीक है, 1431 मीटर यहाँ पर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद में आबू अरावली की बात करें तो आबू अरावली का विस्तार सिरोही और पाली में है। सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, कौन सी है, गुरु शिखर, संतों का शिखर। आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, और मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी चूंकि कहाँ पर है, उदयपुर और राजसमंद में है, तो उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी जरगा पहाड़ी ही क्या होगी, मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो एक स्टेटमेंट सही है। आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो स्टेटमेंट ये वाला भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अरावली का अध्ययन। ठीक है, अरावली का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से, उत्तरी, मध्य और दक्षिण। उत्तरी अरावली नीम का थाना सीकर से जयपुर के बीच में, मध्य अरावली जयपुर से राजसमंद के बीच में, और राजसमंद से सिरोही के बीच में दक्षिणी अरावली हो जाएगी। ठीक है, ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की रघुनाथगढ़ सीकर जो 1055 मीटर है। ठीक है, मध्य अरावली की बात करें तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़ है 934 मीटर, जो कहाँ पर है, बियावर में है। ठीक है, तो राजसमंद और सिरोही के बीच में जो दक्षिणी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अरावली के पठार। अरावली के पठार की अगर अपन बात करें तो अरावली में क्या है, पठार भी विस्तृत है। एक तो होता है अपने क्या, पर्वत। ठीक है, पर्वत इस टाइप से होता है, और पठार की अगर अपन बात करें तो ये ऊपर वाला भाग क्या होता है, इसका थोड़ा सा चपटा होता है, तो ये पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठार, और ये क्या है, पर्वत। ठीक है, तो पठार क्या है, पर्वत भी है, लेकिन क्या पर्वत पठार है, तो ये अपन इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, पर्वत तो क्या होता है, इस टाइप से होता है, और पठार इस तरीके से होता है। अरावली के पठार की अगर अपन बात करें तो दक्षिण अरावली जो है कि क्या है, ज़्यादा विस्तार है दक्षिण अरावली का, तो दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। सर्वाधिक वन की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक वन का है उदयपुर में। तो अपन पठार की बात कर रहे हैं, दक्षिणी अरावली में सबसे ज़्यादा पठार है। सिरोही में कौन कौन से पठार है, उड़िया का पठार और आबू का पठार। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उड़िया का पठार स्थित है तो सिरोही में आपको सही टिक लगाना है। उड़िया आबू का पठार सिरोही में। क्रांस का काकनवाड़ी पठार अलवर में आ जाएंगे। कौन कौन से, क से क्रांस का काकनवाड़ी, म से मेसा मानदेसरा पठार कहाँ पर आ जाएंगे, अपने हाड़ौती चित्तौड़गढ़ में आ जाएंगे। मेसा पठार और मानदेसरा पठार। भोराट के पठार की अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर है, वैसे तो राजसमंद में विस्तृत है। और भोमट का पठार डूंगरपुर में है। आपको ऐसे याद रखना है कि भोराट में क्या आ रहा है, र आ रहा है, तो ये कहाँ पर है, राजसमंद में है। ठीक है, राजसमंद में है। भोराट र आ रहा है तो राजसमंद में, और भोमट आ जाए तो वो कहाँ पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। र से वैसे ही आपको याद रह जाएगा भोराट राजसमंद, भोमट जो बचा हुआ है वो डूंगरपुर हो जाएगा। उदयपुर यहाँ पर है। भोराट के पठार को उदयपुर और राजसमंद के बीच के पठार को भोराट का पठार कहते हैं। भोमट का पठार उदयपुर डूंगरपुर के बीच का पठार भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक टर्म आती है लसाड़िया का पठार। जो लसाड़िया का पठार सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच में है। कहाँ पर है, सलुम्बर, जो उदयपुर से अलग करके नया जिला अभी बनाया है था अशोक गहलोत सरकार ने, और अभी वर्तमान में भी क्या है, स्थायित्व में है। ठीक है, तो सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच के पठार को क्या कहते हैं, लसाड़िया का पठार बोलते हैं। ठीक, तो ये अपने राजस्थान के मतलब कि अरावली के क्या है, पठार है। अरावली के क्या पढ़ रहे हैं अपन, पठार। अब अलग अलग पठार की अपन चर्चा करें तो उड़िया का पठार, कौन सा पठार देख रहे हैं, उड़िया का पठार। तो ये कहाँ स्थित है, सिरोही में स्थित है। कौन सी अरावली में स्थित है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये दक्षिणी अरावली में तो स्थित है, लेकिन ये आबू अरावली में स्थित है। अगर अपन डीप में अगर बात करें तो दक्षिणी अरावली में
स्थित है, ठीक है, दक्षिणी अरावली में। और अगर अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली की आबू अरावली में सिरोही में स्थित है, ठीक है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि उड़िया जो पठार है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार है। ऊंचाई इसकी 1360 मीटर है, ऊंचाई इसकी 1360 मीटर है। अरावली के पठार देख रहे हैं, दक्षिणी अरावली में सर्वाधिक पठार पाए जाते हैं। उड़िया का आबू का पठार सिरोही में, मेसा मानदेसरा पठार कहाँ पर है, अपने हाड़ौती चित्तौड़गढ़ में, क्रांस का काकनवाड़ी पठार अलवर में, और भोराट का पठार राजसमंद में, भोमट का पठार डूंगरपुर में, लसाड़िया का पठार सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच का पठार क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है, ठीक है। तो अपने उदयपुर की कौन सी भी झील अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उदयपुर की, जैसे अपन कोई सी भी झील की बात करें, जयसमंद झील की अगर अपन बात करें, जो जयसमंद झील के पूरब में स्थित पठार लसाड़िया का पठार, तो स्टेटमेंट सही है। भोमट के पठार के पश्चिम में स्थित पठार लसाड़िया का पठार है, तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब उड़िया के पठार की अपन बात करें तो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। उड़िया राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो ये पठार आपको अवश्य याद रखने हैं, ठीक है। तो आबू पर्वत की अगर अपन बात करें तो ये आबू पर्वत क्या है, एक पठार है। जो आबू पर्वत इसको पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार का पठार है। मतलब ऊपर वाला पार्ट इसका कैसा है, थोड़ा सा इस टाइप से है, चपटा है, तो ये पठार है, ठीक है। आबू पर्वत जो है क्या है, एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। किस जगह स्थित है, सिरोही में स्थित है, ठीक है। ये सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है, क्यों, क्योंकि सिरोही का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। आबू पठार सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर और उड़िया के पठार की थी 1360 मीटर। यह आबू जो पठार है, आबू पठार गुंबदाकार बेथुलित संरचना का एग्जाम्पल है। कौन सी संरचना का, गुंबदाकार। गुंबदाकार इसकी आकृति की बात करें तो गुंबदाकार या बेथोलित, गुंबदाकार को क्या बोलते हैं, बेथोलित संरचना भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कौन सा पठार, आबू का पठार। एग्जाम में आ जाए तो आपको याद रखना है। भोराट के पठार की बात करें, मैंने बोला था र, ये आपको याद रखना है र, तो ये कहाँ पर है, राजसमंद में स्थित है। भोराट का पठार क्या है, यह एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद, कौन सी हिल्स, कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद, कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद, कहाँ पर, कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद और गोगुंदा हिल्स उदयपुर के बीच में स्थित है। मैंने बोला था कि राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित है। कौन कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पर आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद और गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य में स्थित है। राजसमंद का दूसरा ऊंचा पठार कौन सा है, भोराट का पठार है, 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। और जरगा पहाड़ी, और जरगा पहाड़ी जो है, जरगा पहाड़ी अपन देखते हैं उदयपुर में, जरगा और रागा पहाड़ी कहाँ पर है, उदयपुर में। तो जरगा जो पहाड़ी है भोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है। भोराट का जो पठारी क्षेत्र है राजसमंद की कुंभलगढ़ हिल्स और गोगुंदा हिल्स उदयपुर के मध्य स्थित है। तो जरगा पहाड़ी कहाँ है, भोराट पठारी क्षेत्र में स्थित है, जो मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मैंने बात की है मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बात की थी अपन ने, जरगा पहाड़ी, ठीक है। और अपन ने बात की थी आबू अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, गुरु शिखर, जो क्या है दक्षिणी अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो भोमट के पठार की अगर अपन बात करें, कौन से पठार की, भोमट के पठार की, तो ये कहाँ पर है, भोराट वाला तो अपने राजसमंद उदयपुर हो जाएगा और भोमट जो है डूंगरपुर में हो जाएगा। मुख्यतः कहाँ पर है, डूंगरपुर में है, आंशिक कहाँ पर है, उदयपुर में है, ठीक है। एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है, क्या है, एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है, कौन सा, भोमट का पठार, पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र जिसका विस्तार उदयपुर एवं डूंगरपुर मुख्यतः है। इस क्षेत्र में भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है, किस क्षेत्र में, भोमट के पठार में। उसके बाद अपन बात करते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार अपन देखा था सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित पठार है। वर्तमान स्थिति का है, सलुम्बर से प्रतापगढ़ के बीच में स्थित पठार है। नए जिलों के अनुसार सलुम्बर और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित पठार क्या है, लसाड़िया का पठार। यह दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कौन सी झील, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार लसाड़िया का पठार है। तो एग्जाम में आपको अगर पूछ ले कि जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार है, कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। वर्तमान स्थिति सलुम्बर से प्रतापगढ़, पहले स्थिति कहाँ थी, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के बीच में इसको माना जाता था। क्रांस का या काकनवाड़ी पठार की बात करें तो अलवर में स्थित है। यह पठार उत्तरी अरावली में सरिस्का, कहाँ पर, सरिस्का अलवर में स्थित है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। ये क्या है,
एज इट इज आपको रटना ही पड़ेगा ये सारी जो चीजें हैं। अरावली की चट्टानों की अगर अपन बात करें, जो अरावली जो अपन पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश, अब अरावली की चट्टानों की अगर अपन बात करें तो चट्टानें राजस्थान की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन जब करते हैं तो किसने किया है अध्ययन, A.M. हेरोन ने किया है। राजस्थान की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किसने किया है, A.M. हेरोन ने किया है। यह आपको वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। इसके अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमुंद चट्टानों से हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी बात ऊपर से जाएगी लेकिन आपको ये एज इट इज याद रखना है कि A.M. हेरोन ने क्या किया, भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किया। राजस्थान की भू आकृतिक संरचना का अध्ययन किसने किया, A.M. हेरोन ने किया। जब भू आकृतिक संरचना का अध्ययन A.M. हेरोन ने किया तो चट्टानों के बारे में भी कौन बताएंगे, A.M. हेरोन ही बताएंगे, क्योंकि भू आकृति के अंदर आती है चट्टानें। ठीक है, तो अरावली का निर्माण ये बताते हैं कि दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है, जिसमें शामिल समूह कौन से हैं, अजबगढ़ समूह, अलवर समूह, राइलो समूह। कौन कौन से हैं, अजबगढ़, अलवर और राइलो समूह। ठीक है, ये ग्रुप आपको याद रखने हैं, अजबगढ़ ग्रुप, राइलो ग्रुप और अलवर ग्रुप। ठीक है, और अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह की चट्टानों से हुआ है। और इन दिल्ली महासमूह की चट्टानों में शामिल समूह कौन कौन से हैं, अजबगढ़, अलवर और राइलो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे अपन बात करें अरावली के दर्रे या नाल। दर्रे या नाल क्या होते हैं, दर्रे या नाल जो पर्वतों के मध्य, ये पर्वत है, ठीक है, इनके मध्य नीचा तंग रास्ता, नीचा और तंग रास्ता जो होता है, संगरा रास्ता, पर्वतों के दोनों ओर के रास्तों को जोड़ता है और वो क्या कहलाता है, दर्रा या नाल कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, अरावली के दर्रे या नाल पढ़ रहे हैं। तो पर्वतों के बीच में निचला हिस्सा कौन सा, निचला और तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों ओर के रास्तों को जोड़ता है, क्या कहलाता है, दर्रा या नाल कहलाता है। सर्वाधिक दर्रे दक्षिणी अरावली में कहाँ पर है, राजसमंद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अरावली में लोकेशन अगर देखें, ब्यावर में कौन सी नाल है, बरनाल ब्यावर है। बरनाल पहले कहाँ थी, नए जिलों के अनुसार ब्यावर में चली गई। पहले कहाँ थी, बरनाल पाली में अपने काउंट होती थी। बरनाल कहाँ पर काउंट होती थी, पहले पाली में, अब कहाँ चली गई, बरनाल ब्यावर में। बस से बरनाल, बस से ब्यावर, ब्यावर में परवारिया नाल और सुरा नाल भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है। बरनाल, परवारिया नाल और सुरा नाल, बरनाल, परवारिया नाल, सुरा नाल कहाँ पे, ब्यावर में। पाली की बात करें तो पाली में जो बरनाल थी वो अब आपको याद नहीं रखनी है। आप याद रखो तो क्या रखना कि बरनाल पहले कहाँ थी, पाली में, अब कहाँ है, ब्यावर में। और परवारिया नाल और सुरा नाल भी ब्यावर में है। और देसुरी नाल पाली, देसुरी नाल पाली, देसुरी नाल कहाँ है, पाली। और राजसमंद की बात करें, सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, हाथी नाल कहाँ है, उदयपुर, हाथी नाल कहाँ है, उदयपुर, हाथी नाल उदयपुर। हाथीगुड़ा नाल अगर आ जाए तो वो राजसमंद। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाथी नाल जो है ओनली हाथी कहाँ है, उदयपुर, मतलब कि हाथी नाल कहाँ है, उदयपुर। और हाथीगुड़ा नाल अगर आ जाए तो राजसमंद है। और उसके बाद ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, ये फूलों के नाम जो है ये आपको याद रखना है, कहाँ है, उदयपुर में है। ढेबर, केवड़ा, फुलवारी नाल, ये तीनों फूलों के नाम से अपन याद रख सकते हैं कि कहाँ है, उदयपुर में है। कौन कौन सी, ढेबर, फुलवारी और केवड़ा। ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल कहाँ है, उदयपुर। हाथी नाल उदयपुर, हाथीगुड़ा नाल राजसमंद। तो हाथीगुड़ा नाल तो आपको याद हो गई है। सोमेश्वर नाल भी कहाँ है, राजसमंद। कमली या खामली नाल या कमली या खामली घाट कहाँ पर है, राजसमंद। गोरम घाट नाल कहाँ है और पगलिया नाल कहाँ है, ये भी अपने राजसमंद में काउंट होती है। सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली खामली नाल, गोरम घाट नाल, पगलिया नाल कहाँ है, राजसमंद में स्थित है। तो आप 4 से 5 बार अगर रिवाइज करेंगे और वीडियो को क्या है लास्ट तक देखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग जाएगी। ढेबर नाल की अगर अपन बात करें, अब अलग अलग नाल की अपन देखेंगे। ढेबर नाल जो है दक्षिणी अरावली में सलुम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सलुम्बर में। ढेबर नाल जो है कहाँ पर स्थित है, सलुम्बर में। ये अपने ढेबर नाल अपन पढ़ते हैं वैसे उदयपुर में, लेकिन अभी कहाँ चली गई है, ये सलुम्बर में। ढेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल उदयपुर। राजसमंद में हाथीगुड़ा नाल, सोमेश्वर नाल, कमली खामली घाट और मोरम घाट, पगलिया नाल। बरनाल ब्यावर, परवानिया नाल ब्यावर, सुरा नाल ब्यावर, देसुरी नाल पाली। ठीक है, तो आपको
ध्यान देना है बात पे। ढेबर नाल की अगर अपन बात करें, यह दक्षिणी अरावली में सलुम्बर में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। जो जयसमंद झील जो है इसी नाल में, किस नाल में? ढेबर नाल में जयसमंद झील गोमती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? गोमती नदी पर स्थित है। इस कारण जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील को क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहा जाता है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। ढेबर नाल दक्षिणी अरावली में सलुम्बर में स्थित है। जयसमंद झील इसी नाल में गोमती नदी पर स्थित है। इसी कारण जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। कौन सी? कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी मानव निर्मित या कृत्रिम मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील है। फुलवारी नाल की अगर अपन बात करें तो फुलवारी नाल है उदयपुर में, दक्षिणी अरावली में हो जाएगी। और सोम, मानसी, वाकल नदियां इसी नाल से बहती है। कौन सी नाल से? फुलवारी की नाल से। सोम, मानसी, वाकल नदियां बहती है फुलवारी की नाल से, जो दक्षिणी अरावली के उदयपुर में स्थित है। हाथी नाल की बात की थी, हाथी नाल उदयपुर और हाथीगुड़ा नाल अपने राजसमंद। हाथीगुड़ा नाल की बात करें, ये दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह नाल राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर तथा सिरोही को जोड़ती है। कौन सी? हाथीगुड़ा नाल। एग्जाम में आपको एज इट इज याद रखना है कि राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर और सिरोही को जोड़ने वाली नाल कौन सी है? हाथीगुड़ा नाल। ठीक है, आपको पता है कि हाथीगुड़ा नाल कहाँ है? राजसमंद में। तो राजसमंद, गोगुंदा, उदयपुर और सिरोही। ठीक है, तो ये अपने जो दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली जो है इसमें अपन को पता है कि दो पार्ट है। आबू अरावली, तो अपने को पता है कि यहाँ क्या है? सिरोही, और यहाँ पर क्या है? राजसमंद, और यहाँ है उदयपुर। तो राजसमंद में कौन सी नाल है? हाथीगुड़ा नाल। जो हाथीगुड़ा नाल है सिरोही, राजसमंद और उदयपुर को जोड़ती है। सिरोही आ जाएगा, राजसमंद आ जाएगा, गोगुंदा, उदयपुर आ जाएगा। तो इन तीनों को जोड़ने वाली नाल है हाथीगुड़ा नाल। पगलिया नाल की अगर अपन बात करें तो पगलिया नाल यह दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। पगलिया नाल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। कौन सी नाल? पगलिया नाल दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। यह मेवाड़ अरावली को, किसको? मेवाड़ अरावली को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। पगलिया नाल जो है दक्षिणी अरावली में राजसमंद में स्थित है। अब राजसमंद में स्थित है तो मेवाड़ अरावली को मारवाड़ पाली से जोड़ने वाली नाल भी इसको कहते हैं। अब अपन इसके डायग्राम की भी चर्चा कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से समझ सकें। देसूरी नाल अपन को पता है, देसूरी नाल है पाली में। यह दक्षिणी अरावली में पाली में स्थित है। जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर, राजसमंद। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए चार भुजानाथ मंदिर कहाँ है, तो राजसमंद आपको याद रखना है। देसूरी नाल जो है पाली में है, दक्षिणी अरावली में है। जो पाली को चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। किसको? पाली को। कौन सी नाल? देसूरी नाल। बरनाल की बात करें तो बरनाल ब्यावर में है, मध्य अरावली में ब्यावर जिले में स्थित है। यह मारवाड़, जोधपुर, पाली को मेरवाड़ा, किससे? मेरवाड़ा, ब्यावर व अजमेर से जोड़ती है। यहाँ बात की थी अपनों ने कौन सी नाल की? हाथीगुड़ा नाल, जो राजसमंद, गोगुंदा और उदयपुर तथा सिरोही को जोड़ती है। पगलिया नाल की अगर अपन बात करें तो यह मेवाड़ यानी कि अरावली को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। मेवाड़ यहाँ पर उदयपुर भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, ये अरावली शायद गलत लिख गया है। तो मेवाड़ अरावली को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। मेवाड़ अरावली को, यहाँ पर उदयपुर आएगा, उदयपुर। ठीक है, मेवाड़ अरावली में उदयपुर है ही सही, तो आपको याद रखना है मेवाड़ अरावली उदयपुर को मारवाड़ पाली से जोड़ती है। कौन सी नाल? पगलिया नाल। अब अगर अपन बात करें देसूरी नाल की बात की अपनों ने, जो किसको? पाली को चार भुजानाथ मंदिर राजसमंद से जोड़ती है। और बरनाल की बात करें जो ब्यावर में है, जो मेवाड़ को मेरवाड़ा से जोड़ती है। मेरवाड़ा, अजमेर, ब्यावर और मेवाड़ और जोधपुर, पाली। ठीक है, मारवाड़, मेवाड़ नहीं। मेवाड़ किस में आएगी अपने? मेवाड़ इसमें आएगी, इधर जो पगलिया नाल अपने देखी है, कौन सी? पगलिया नाल। पगलिया नाल में आएगी मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। मारवाड़ में भी किससे? पाली से। मेवाड़ अरावली उदयपुर से, उदयपुर को जोड़ती है पगलिया नाल। और अपने कौन सी नाल? बरनाल। बरनाल ब्यावर में स्थित है, जो किसको? मारवाड़ को, किसको? मारवाड़ को, मारवाड़ में जोधपुर, पाली को मेरवाड़ा, अजमेर, ब्यावर से जोड़ती है। ये बरनाल,
ये जो है बरनाल, कौन सी नाल? बरनाल। ये जो बरनाल है किसको? मारवाड़। मारवाड़ में जोधपुर पाली को किससे? मेरवाड़ा अजमेर ब्यावर से जोड़ने वाली नाल है बरनाल, जो कहाँ है? ब्यावर में स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। मारवाड़ जोधपुर पाली को मेरवाड़ा ब्यावर व अजमेर से जोड़ने वाली नाल है बरनाल। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। अरावली के इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें, अरावली का क्या महत्व है? अरावली का क्या महत्व है? मरुस्थल का महत्व देखा था। अरावली का महत्व क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकने में इसका क्या है? महत्वपूर्ण योगदान है। अपन ने देखा था अवरोधी बालू का स्तूप, जो क्या है? अवरोध में जो स्थलाकृति बनती है रेत के टीलों की, वो अवरोधी बालू का स्तूप कहलाते हैं, जो पर्वतों से क्या होते हैं? रुक जाती हैं अपने। तो अरावली का एक अवरोधक के रूप में मरुस्थलीकरण को रोकती है, ये बात याद रखनी है। जैव विविधता की बात करें तो अरावली में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। क्या? बायोडाइवर्सिटी क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ क्या है? वनस्पति विस्तार अधिक है। यहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैव विविधता क्या? अधिक पाई जाती है। जनजाति संरक्षण की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश जनजातियां अरावली में पाई जाती हैं। इस कारण अरावली को जनजातियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी? भील, मीणा और गरासिया। भील उदयपुर, मीणा जयपुर और गरासिया सिरोही, ये तीनों भी आपको याद रखनी है। मीणा का है अधिकतर जयपुर में, भील उदयपुर में और गरासिया सिरोही में। खनिज की अगर अपन बात करें तो खनिज संपन्न है क्या? अरावली। तो अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। धात्विक खनिज, ध से धात्विक खनिज, ध से धारवाड़ चट्टान, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अरावली क्षेत्र में धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। ये अपने इंडिया, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें अपने यहाँ की रॉक्स है। ठीक है, यहाँ की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है? अरावली का। तो यहाँ पर धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अपवाह तंत्र एवं नदियाँ। पांचवा क्या है? अरावली का महत्व देख रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। अरावली से होता है। लूनी नदी की बात करें तो लूनी नदी भी अजमेर के नाग पहाड़ी से उद्गमित होती है। तो नाग पहाड़ी अपने अरावली से ही, अरावली का ही पार्ट है। तो अपवाह तंत्र एवं नदियाँ की बात करें तो राजस्थान की अधिकांश नदियाँ अपने अरावली से ही निकलती या उद्गमित होती है। जल विभाजक रेखा की बात करें तो अरावली जो है महान जल विभाजक मानी जाती है। अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान के अपवाह तंत्र को, राजस्थान के ड्रेनेज सिस्टम को, नदियों के बहाव को दो पार्ट में डिवाइड करती है। कौन कौन से अपवाह तंत्र? अरब सागरी अपवाह तंत्र। इधर जो अरावली के पश्चिम वाली जो नदियां हैं वो सब अपने अरब सागर अपवाह तंत्र का पार्ट हो जाती है। और अपने जो है ये अरावली के पूर्व की बात करें तो ये अपने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र में माना जाता है। और अगर जल विभाजक रेखा अरावली को तो माना जाता है, लेकिन अगर पर्वत का पूछ ले एग्जाम में कि ऐसा कौन सा पर्वत या पठार है जो जल विभाजक का काम करता है, तो भोराट का पठार आपको याद रखना है। भोराट का पठार, इसके इधर वाली नदियां अपने अरब सागर की नदियां हो जाएगी और ये बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो जाएगी। राजस्थान की अधिकांश राजस्थान की अधिकांश झीलें कौन सी? राजस्थान की अधिकांश झीलें, मीठे पानी की झीलें कहाँ पर है? अरावली क्षेत्र उदयपुर में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है कि चैनल नया नया है तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। पर्यटन की बात करें तो अरावली पर्यटन को आकर्षित करती है। पर्यटन को आकर्षित करती है। मरुस्थल का भी महत्व देखा था कि पर्यटन को आकर्षित करता है मरुस्थल। वहाँ पर क्या है? विभिन्न महोत्सव होते हैं। मरु महोत्सव जैसलमेर और विभिन्न महोत्सव की बात की थी। अरावली पर्यटन को आकर्षित करती है क्योंकि प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन कौन से? अजमेर और पुष्कर यहाँ पर स्थित है। अजमेर और पुष्कर। ठीक है, हिल स्टेशन माउंट आबू भी क्या है? अरावली में स्थित है। सभ्यता की बात करें, सभ्यता जो है अरावली को प्राचीन सभ्यता, अपन राजस्थान की हिस्ट्री देखते हैं, एंशंट हिस्ट्री, प्राचीन सभ्यता, उसमें देखते हैं अपन आहड़, गिलुंड, बैराट और गणेश्वर, ये सभ्यताएं अपन पढ़ेंगे
राजस्थान की हिस्ट्री में। तो आहड़, गिलुंड, बेराट और गणेश्वर और नवीन नगरी सभ्यताएं, इनकी शरण स्थली या जन्म स्थली इसको कहा जाता है, किसको? अरावली को। नवीन नगरी सभ्यताएं हैं जयपुर, अजमेर और उदयपुर। जयपुर, अजमेर, उदयपुर नवीन नगरीय सभ्यताओं की जन्म स्थली इसको कहा जाता है। योजना प्रदेश की अगर अपन बात करें तो योजना प्रदेश किसको कहा जाता है? अरावली को। क्यों? क्योंकि सरकार की अधिकतम योजना है जो कहाँ पर लागू होती है? अपने अरावली पर्वतमाला, अरावली में, अरावली वाले क्षेत्र में क्या होती है? लागू होती है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का योजना प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि अरावली प्रदेश में सरकार की अनेक योजनाएं व बजट लागू होता है, जैसे सभ्यता का संरक्षण और पर्यटन का विकास आदि। ठीक है। अरावली के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, जैसे अपन ने मरुस्थल के विभिन्न इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे, जिसमें प्लाया झील देखी थी, खड़ीन झील देखी थी, और अपन ने देखा था जलपट्टी या लाठी सीरीज देखी थी, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो अब अरावली के अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अरावली के अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पीडमांड की बात करें तो पीडमांड क्या है? एक पठारी क्षेत्र है। क्या? पर्वतपदी क्षेत्र है। कौन सा है? पर्वतपदी क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीडमांड कहा जाता है। देखना इसको ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? पीडमांड। एक टर्म आती है, कौन सी टर्म? पीडमांड। पीडमांड, ये पीड माउंट, तो पीड से तो फुट पदी हो जाएगा और माउंट पर्वत हो जाएगा। पर्वत पदी दोनों चीज होगी, दोनों टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा? पीडमांड हो जाएगा। पर्वत पदी क्षेत्र को क्या कहते हैं? पीडमांड कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एज इट इज, तो आपको एज इट इज याद रखना है, एज इट इज याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पीडमांड किसे कहते हैं? पर्वतपदी क्षेत्रों को पीडमांड कहा जाता है, जैसे कि देवगढ़, राजसमंद भी क्या है? एक पर्वतपदी क्षेत्र है। कौन सा? देवगढ़, राजसमंद। ये हो गए पर्वत, ये हो गए पठार और मैदान। जब पर्वत जो है ऊंचा उठा हुआ भाग, और पठार और मैदान क्या है? पीडमांड। ठीक है। पठार और मैदान दोनों क्या है? पीडमांड के एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। क्या है? पर्वतपदी क्षेत्रों को, पर्वत के पदी मतलब कि पर्वतपदी क्षेत्रों को क्या कहते हैं? पीडमांड कहते हैं। इतना लोड नहीं लेना है, बस इसको ओवरऑल याद रखना है कि पर्वतपदी क्षेत्रों को पीडमांड कहा जाता है। अब अपन अरावली की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो अरावली की सर्वोच्च चोटियां विस्तार मतलब एज इट इज लाइन वार से एग्जाम में पूछी जाती है। क्या है? आरोही क्रम पूछा जाता है इसका और अवरोही क्रम पूछा जाता है। कौन सा क्रम एग्जाम में पूछा जाता है? आरोही। आपको पता है आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम। तो ये क्या है? सबसे ऊंची चोटी अरावली की अपनों ने देखी है राजस्थान में, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। ठीक है। कहाँ पर है गुरु शिखर? दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और आबू अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर है? सिरोही में। इतनी बात आपको पता है। इसकी ऊंचाई याद है 1722 मीटर। उसके बाद में शेर, देलवाड़ा, ये भी कहाँ है? सिरोही में। शेर से शेर, स से सिरोही, देलवाड़ा, सिरोही। देलवाड़ा है 1442 मीटर, शेर है 1597 मीटर। ये क्या है? आपको एज इट इज याद रखनी है। आरोही और अवरोही क्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीच बीच में से चोटियाँ उठा लेंगे। यहाँ से गुरु शिखर ले ली, यहाँ से अचलगढ़, यहाँ से देलवाड़ा ले लेंगे, यहाँ से ऋषिकेश ले लेंगे। 4 आपको पूछी जाएगी, जिसमें आरोही क्रम पूछेंगे तो आपको बताना है। ठीक है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, तो ऋषिकेश सबसे पहले लेंगे, उसके बाद अचलगढ़, उसके बाद फिर देलवाड़ा, उसके बाद फिर गुरु शिखर। तो आपको इसको याद करने की हमारे सर ने ट्रिक बताई थी। ये क्या है? गुरु से, दिल से, जरा आस, कुंभा रघुनाथ, ऋषि का सज्जन, मोर खोह में 7 बोली रोज बोले। बोले यहाँ पर क्या है? साइलेंट है, तो आपको ये एज इट इज याद रखना है। और सा और ता क्या है? अलग अलग है। खोह में एक साथ है, और दिल से क्या है? एक साथ है। दिल से हमेशा एक साथ ही आप लोगों को याद रखना है। तो गुरु से, गुरु और से अलग है, दिल से एक साथ, जरा आस, कुंभा रघुनाथ, ऋषि का सज्जन, मोर खोह में 7 बोली रोज। अब इससे क्या है? आपको एज इट इज याद भी हो जाएगा। गुरु से आपको पता है गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, जरा से जरगा, आज से अचलगढ़, कुंभा से कुंभलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ आपको याद है। रघुनाथगढ़ कहाँ है?
सीकर में है। 1055 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद जरगा की आपको ऊंचाई याद है, जैसे जरगा पहाड़ी 1431 मीटर, जो कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। जो उदयपुर अपने कौन सी है अरावली, मेवाड़ अरावली, जो दक्षिण अरावली के मेवाड़ अरावली का पार्ट अपने जरगा पहाड़ी हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है यहाँ पर मोरमजी टोडगढ़ की आपको याद है, मोरमजी और टोडगढ़ एक ही पहाड़ी है, 934 मीटर, जो ब्यावर में स्थित है, ये भी आपको पता है। उसके बाद तारागढ़ आपको पता है कहाँ पर है, अजमेर में है, 873 मीटर। और आपको ये सारी इसके अलावा जो पहाड़ियाँ हैं ये आपको याद रखनी है। तो गुरु से, दिल से, जरा, आस, कुंभा, रघुनाथ, ऋषि का सजन, मोर खोह में, सात बोली रोज बोले। तो गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से देलवाड़ा, ये तीनों का है सिरोही में। उसके बाद में जरा से जरगा उदयपुर, आस से अचलगढ़ सिरोही, और कुंभा से कुंभलगढ़ राजसमंद, और रघुनाथगढ़ सीकर, ऋषिकेश सिरोही। ये ऋषिकेश अपने उत्तराखंड वाला नहीं है, ये ऋषिकेश सिरोही की मतलब ये वाली चोटी है जो 1017 मीटर है। कहाँ से, कमलनाथ जो पहाड़ी है ये भी कहाँ है, उदयपुर में है। सज्जनगढ़ भी कहाँ है, उदयपुर में है। मोरमजी टोडगढ़ ब्यावर में, खोह में कहाँ है, जयपुर में। सायरा है उदयपुर, और तारागढ़ अजमेर, बिलाली है अपने अलवर, और रोजा भाकर है जालोर। एक टर्म आती है भाकर, अगर खाली भाकर वाली पहाड़ी की बात करें तो वो है अपने सिरोही में, लेकिन रोजा भाकर, झारोला भाकर, इसराना भाकर, मतलब पहाड़ी के नाम के साथ में अगर भाकर आता है तो वो चली जाएगी अपने जालोर में पहाड़ियाँ। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये आपको पता है। राजस्थान में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है, सिरोही में है। हमने देखा कि गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर क्षेत्र में सर्वाधिक विस्तार है। जरगा पहाड़ी, रागा पहाड़ी, और भी बहुत सारी पहाड़ी यहाँ पर अपन ने देखी है। उदयपुर में कौन सी, जरगा देखी, और यहाँ पर उदयपुर में अपन ने देखी कमलनाथ, सज्जनगढ़, और उदयपुर में देखी सायरा, और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ यहाँ पर क्या है, उदयपुर में विस्तृत है। न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई अपने अरावली की न्यूनतम ऊंचाई कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर में न्यूनतम विस्तार कहाँ है, अजमेर में। ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। राजस्थान में अरावली की प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के अरावली में, तो ये अपन चर्चा करेंगे। भाकर, ये क्या चीज़ है, कंफ्यूज करने वाली चीज़ है। भाकर अगर एग्जाम में आता है तो वो सिरोही में है, लेकिन पहाड़ी के नाम के साथ में फिर भाकर लगा रहता है तो वो पहाड़ी चली जाएगी अपने जालोर में। ओनली भाकर अगर आता है तो वो पहाड़ी रहेगी कहाँ पर, भाकर वाली पहाड़ी कहाँ है, सिरोही में। सिरोही में कहाँ पर, भाकर वाली पहाड़ी कहाँ पर, सिरोही में। भाकर वाली पहाड़ी सिरोही। और पहाड़ी का नाम के साथ में अगर भाकर आ जाए, जैसे इसराना भाकर, इसराना भाकर कहाँ हो जाएगी, अपने जालोर में। तो आपको ये याद रखनी है, इसराना भाकर, झारोला भाकर, ये सारी अपने कहाँ पर हो जाएगी, जालोर में। तो भाकर अगर आता है तो वो सिरोही में, पहाड़ी के नाम के साथ में भाकर आता है तो वो जालोर में, पहाड़ी के नाम के साथ में मगरा मगरी आता है तो कहाँ पर, उदयपुर में और राजसमंद में। और अगर डोंगरा डोंगरी आता है तो जयपुर, कोटपुतली, बहरौड़, ये आपको याद रखना है। मगरा मगरी उदयपुर और राजसमंद, और डोंगरा डोंगरी जयपुर और कोटपुतली, बहरौड़ आपको याद रखना है। पहाड़ी के नाम के साथ में अगर आता है डूंगर, डोंगरी, जयपुर, कोटपुतली, बहरौड़, पहाड़ी के नाम के साथ में मगरा लग जाता है तो उदयपुर, राजसमंद, पहाड़ी के नाम के साथ में भाकर आता है तो जालोर, ओनली भाकर वाली पहाड़ी सिरोही। उसके बाद में अगर अपन बात करें ये यहाँ पर कुछ एक दो नाम एक जैसे हैं तो आपको याद रखना है। त्रिकुट पहाड़ी अगर एग्जाम में पूछता है, त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, आपको रट लेना है, त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर। त्रिकुट पर्वत कैला देवी करौली, कैला देवी मंदिर करौली, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी सोनार दुर्ग जैसलमेर, त्रिकुट पर्वत कैला देवी मंदिर करौली। उसके बाद में मेहरानगढ़ दुर्ग
चिड़ियाटुक पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें, चिड़ियाटुक पहाड़ी अगर पूछ लें, चिड़ियाटुक पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। कौन से? मेहरानगढ़ दुर्ग यहाँ पर स्थित है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़ियाटुक पहाड़ी जोधपुर, और यहाँ पर कौन सी? त्रिकुट पहाड़ी, सोनार दुर्ग, जैसलमेर। ये क्या है? पहाड़ी है। त्रिकुट पर्वत अगर आ जाए तो त्रिकुट पर्वत, केला देवी मंदिर, करौली। तो अब बात करते हैं अपन विभिन्न पहाड़ियों की। त्रिकुट पहाड़ी अपन ने देखा, सोनार दुर्ग, जैसलमेर। त्रिकुट पर्वत, केला देवी मंदिर, करौली। चिड़ियाटुक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। जैसलमेर कर दोगे गलत हो जाएगा। चिड़ियाटुक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। चिड़ियाटुक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, जालोर। अगर ओनली भाकर आता है तो सिरोही, अगर पहाड़ी के नाम के साथ में भाकर आता है तो जालोर। सुंदा माता की बात करें तो ये भी कहाँ है? जालोर में। सुंदा माता जो है फर्स्ट रोप वे है 2006 में, भालू संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रोप वे की अगर अपन बात करें तो रोप वे ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटो में। ये पहाड़ों के ऊपर क्या है? सवारी होती है इसमें। तो ये क्या कहलाते हैं? रोप वे कहलाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आप इसी में देख लें, ये रोप वे। ठीक है, तो फर्स्ट रोप वे राजस्थान का सुंदा माता, जालोर। भालू संरक्षित क्षेत्र भी है। और रोप वे कब बना? 2006 में। जसवंतपुरा हिल्स की बात करें, जसवंतपुरा हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत आपको याद रखनी है। कौन सी हिल्स की? जसवंतपुरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, यही पूछी जाती है एग्जाम में, डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कौन सी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है? जसवंतपुरा हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है डोरा पर्वत, 869 मीटर, 869 मीटर, 869 किलोमीटर अपने राजस्थान की पूरब से पश्चिम की दूरी है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी 826 किलोमीटर। लेकिन यहाँ क्या है? 869 मीटर, डोरा पर्वत, जसवंतपुरा हिल्स। जालोर एवं बाड़मेर की बात करें कि चट्टानों में मुख्यतः ग्रेनाइट एवं रायोलाइट चट्टानें पाई जाती है। कहाँ पर? जालोर और बाड़मेर की चट्टानों में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अपन अभी बहुत सारे पर्वत पठार पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सिरोही की बात करें, सिरोही में भाकर ने बात की थी, ओनली भाकर आता है सिरोही, और भाकर के साथ में कोई पहाड़ी का नाम लगता है तो वो जालोर में। भाकर किसको बोलते हैं? दक्षिणी अरावली में छोटी, तीव्र ढाल एवं उत्खात बेडलैंड पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। मेंस के लेवल से इंपॉर्टेंट है। उत्खात मतलब कि उबड़ खाबड़, तीव्र ढाल मतलब कि एकदम से ढाल। यहाँ पर आप खड़े रहें और देखें, जहाँ के बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पर तीव्र ढाल है। भाकर की बात करें, दक्षिणी अरावली में छोटी, तीव्र ढाल एवं उत्खात बेडलैंड पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। उसके बाद अगर अपन बात करें बेल का मगरा, ये भी कहाँ है? सिरोही में। लेकिन रेल का मगरा अगर आ जाए तो र से रेल और र से राजसमंद आपको करना है। वैसे अपन ने बात की थी मगरा मगरी उदयपुर। कहाँ बात की थी? मगरा मगरी उदयपुर। क्या बात की थी? मगरा मगरी, आपको याद रखना है। मगरा मगरी कहाँ है? उदयपुर। और डूंगरा डूंगरी जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। लेकिन दो आपको ऐसे है ये याद रखने हैं। बेल का मगरा कहाँ है? सिरोही। और रेल का मगरा राजसमंद, ये आपको याद रखना है। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद। उदयपुर में अब अपन देखते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर में है हिरण मगरी, यहाँ आ गया मगरी। बेल का मगरा पूछे, मगरा मगरी में खाली ये दो क्या है? अपवाद याद रखने आपको। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद, हिरण मगरी उदयपुर, माछला मगरा उदयपुर। सेकेंड रोप पे 2008 में माछला मगरा उदयपुर। पिछोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है माछला मगरा। मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर है। मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर अगर पूछ ले तो उदयपुर, और मनसा माता अगर पूछे तो वो है अपने झुंझुनू। कौन सा? मनसा माता मंदिर।
मनसा माता कहाँ है? मनसा माता, मनसा माता आपको याद रखना है झुंझुनू। लेकिन मनसा पूर्ण करणी माता अगर पूछे तो उदयपुर। पिछोला झील दूध तलाई के निकट स्थित है और माचला मगरा उदयपुर सेकेंड रोपवे 2008 में यहाँ पर बनाया गया। मोती मगरी की बात करें फतेह सागर झील के निकट स्थित है। गोगुंदा हिल्स हमने देखा था, आयड़ बेडर नदियों का उद्गम है। गोगुंदा हिल्स उदयपुर और कुंभलगढ़ हिल्स राजसमंद के बीच के पठार की अपन ने बात की थी, वो भोराट का पठार था, तो ये वही गोगुंदा हिल्स है। बिछामेड़ा हिल्स की बात करें तो सोम नदी का उद्गम, जब अपन ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे उसमें नदियों की बात करेंगे तो आयड़ व बेडज नदी का उद्गम गोगुंदा हिल्स उदयपुर से है और सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा हिल्स उदयपुर है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। जरगा पहाड़ी उदयपुर, रागा पहाड़ी उदयपुर, ये बात आप जानते हैं। अब जरगा पहाड़ी और रागा पहाड़ी के बीच में हरियाली वाला स्थान क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। ये भी आपको याद रखनी है। देशहरो टर्म आपको याद रही जाएगी, हरा भरा भाग है देशहरो में। ठीक है, तो जरगा और रागा पहाड़ी उदयपुर के बीच में हरा भरा भाग क्या है? देशहरो कहलाता है। उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के बीच स्थित हरियाली वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद, इसमें वोलेस्टोनाइट खनिज के भंडारण पाया जाता है। किसमें? बेल का मगरा सिरोही में वोलेस्टोनाइट खनिज का भंडारण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है एज इट इज। बेल का मगरा सिरोही, रेल का मगरा राजसमंद, बेल का मगरा सिरोही है। इसके और कोई फैक्ट है नहीं, एक ही फैक्ट है बेल का मगरा सिरोही, इसमें वोलेस्टोनाइट खनिज का भंडारण पाया जाता है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में आगे अपन बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में बिजराल, दिवेर, खमनोर, लाइन से याद रखना है। बिजराल, दिवेर, खमनोर, खारी, कोठारी और बनास नदी का उद्गम। बिजराल, खारी, दिवेर, कोठारी, खमनोर हिल्स, बनास नदी का उद्गम। बिजराल हिल्स, खारी और दिवेर, कोठारी, खारी और कोठारी है बनास की सहायक नदियां हैं। खारी और कोठारी बनास की सहायक नदियां हैं। बिजराल, दिवेर, खमनोर, बिजराल, दिवेर, खमनोर, खमनोर बनास नदी का उद्गम। बिजराल, खारी, दिवेर, कोठारी, खारी और कोठारी है बनास की सहायक नदियां। आपको एज इट इज याद रखनी है। बिजराल, दिवेर, खमनोर हिल्स कहाँ है? राजसमंद में। बिजराल, दिवेर, खमनोर कहाँ है? राजसमंद में। पाली की बात करें तो काला भूरा डूंगर कहाँ है? लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अपन ने देखा अर्धशुष्क प्रदेश, कौन सा प्रदेश देखा? अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। और उसमें अपन ने देखा लूनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र और घग्गर बेसिन। अब पाली की अगर अपन बात करें तो काला भूरा डूंगर आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पाली। काला भूरा डूंगर पाली लूनी बेसिन की पूर्वी सीमा पर स्थित है। ब्यावर की बात करें तो टोटगढ़ पहाड़ी अपने बात की थी 934 मीटर ब्यावर में। अजमेर की बात करें तो तारागढ़ पहाड़ी, नाग पहाड़ी, अजमेर। तारागढ़ 873, नाग पहाड़ी 795। सर्पिलाकार होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? नाग पहाड़ी। और लूनी नदी का उद्गम है यहाँ पर। लूनी नदी जब पढ़ते हैं तो इसके उद्गम और संगम की बात करते हैं, तो लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी, अजमेर। जयपुर की बात करें, जयपुर से अलग होकर कौन सा बना? कोटपुतली, बहरोड। तो यहाँ पर ये सारी जो पहाड़ियाँ हैं ये पहले अपन पढ़ते थे जयपुर में, लेकिन अब जयपुर में अलग पहाड़ियाँ हैं और कोटपुतली, बहरोड में अलग पहाड़ियाँ हैं। तो आप याद रखना जयपुर में कौन कौन सी है। जैसे डूंगर डूंगरी आती है तो ये क्या है? जयपुर और कोटपुतली, बहरोड में मानी जाती है। मोती डूंगरी जयपुर, झालाना डूंगरी जयपुर। ठीक है। ईगल हिल्स, चील पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। ईगल हिल्स कहाँ पर है? या चील पहाड़ी, ये आरपीएससी का अच्छा क्वेश्चन है। और एक भोराट का पठार, आरपीएससी बार बार एग्जाम में पूछती है, भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर के बीच में स्थित भोराट का पठार है। ठीक है। मोती डूंगरी जयपुर, झालाना डूंगरी जयपुर। ईगल हिल्स या चील हिल्स कहाँ है? जयपुर में। जयगढ़ किला स्थित है यहाँ पर। और बाबाई पहाड़ी जयपुर और बबाई पहाड़ी झुंझुनू। बाबाई पहाड़ी जयपुर और बबाई झुंझुनू, ये आपको एज इट इज याद रखना है। क्या याद रखना है? बाबाई पहाड़ी कहाँ है? बाबाई पहाड़ी जयपुर। और एक आ की मात्रा हट जाएगी, बबाई होते ही क्या हो जाएगी? झुंझुनू में हो जाएगी ये पहाड़ी। बरवाड़ा हिल्स जयपुर। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में आता है, लेकिन बरवाड़ा हिल्स कहाँ है? अपने जयपुर में। सेवर हिल्स
साबी नदी का उद्गम अपन देखते हैं, साबी नदी जब पढ़ते हैं तो स से सेवर, स से साबी, लेकिन ज से जयपुर है यहाँ पर। सेवर हिल्स, साबी नदी का उद्गम जयपुर से। मनोहरपुरा हिल्स, मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम मनोहरपुरा हिल्स। मनोहरपुरा हिल्स से अपने जयपुर में। सेवर हिल्स जयपुर, बरवाड़ा हिल्स जयपुर, बाबाई जयपुर, बबाई झुंझुनू, मोती डूंगरी जयपुर, झालाना डूंगरी जयपुर, ठीक है। ईगल हिल्स, चील पहाड़ी भी जयपुर। कोटपुतली बहरोड की बात करें तो अपन भगवान के नाम से याद रखना है, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी। महादेव, गणेश और भीम, ये तीनों डूंगरी का है अपने कोटपुतली बहरोड में। और बेराट सभ्यता जो है, बेराट सभ्यता पहले जयपुर में मानी जाती थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड जब अलग हो गया है तो कोटपुतली बहरोड में आती है। बेराट सभ्यता से संबंधित है कौन सी पहाड़ी? बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी की बात करें, बीजक की पहाड़ी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। बेराट हिल्स, बाणगंगा नदी का उद्गम, जब अपन ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे, बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट हिल्स कोटपुतली बहरोड में है। कौन सी? बेराट हिल्स। और बीजक की पहाड़ी भी कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में। तो आपको इतनी बातें क्या रखनी है? याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करें सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में अपन ने बात की थी चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर। चौथ माता मंदिर भी आपको याद रखना है, सीसा जस्ता के भंडार भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सिलेबस एक बार क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये राजस्थान की ज्योग्राफी का सिलेबस आप एक बार देखना है, आपको पटवारी के एवज में देखें या फिर अपन RAS के लेवल पे देखें या ग्राम विकास अधिकारी के उस पर देखना है, ठीक है। तो क्या सिलेबस की क्या डिमांड है और क्या उसके टॉपिक हैं, उसके अनुसार हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और अभी के एग्जाम पैटर्न के अनुसार अपन देखें तो करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है। और इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे खनिज दे रखा है एग्जाम इसमें सिलेबस में, तो खनिज के अकॉर्डिंग भी वो पूछ सकते हैं कि करंट में कौन सा खनिज कहाँ से निकला है। तो आपको वो भी क्या है, आपको करंट अफेयर भी साथ के साथ कवर करते चलना है। ये आपको कोई से भी समाचार आपको वो पेपर, न्यूज़पेपर देखना है आपको और लगातार देखना है। आप 10 मिनट चाहे से देखें और उसमें जो काम की चीज़ें क्या माइंड में रखना है आपको, सिलेबस आपको याद रखना है कि आपका सिलेबस क्या है और उसके इर्द गिर्द ही आपको क्या करना है, आपकी तैयारी को रखना है। आपको अदर फैक्ट आपको याद नहीं रखने हैं, आपके सिलेबस के अनुसार आपको क्या रखना है, उसके आसपास ही आपको घूमना है ताकि आपको क्या है, आपको बेनिफिट मिले। झुंझुनू में क्या है, बाबाई हिल से देख लिया आपने, बाबाई पहाड़ी जयपुर। सीकर की बात करें, सीकर में खंडेला की पहाड़ी सीकर फेमस है। कांतली नदी का उद्गम है। रोहिला क्षेत्र जो है इसका, कांतली नदी का जो रोहिला क्षेत्र है, यूरेनियम के भंडार है यहाँ पर, ठीक है। मालखेत या मालखेत पहाड़ी भी कहाँ है, सीकर में है। काजल हिल्स सीकर। हर्ष पर्वत, हर्षनाथ मंदिर सीकर। हर्ष पर्वत का है, हर्षनाथ मंदिर सीकर। लेकिन हर्षनाथ पहाड़ी अगर आ जाए, अलवर, ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रास्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। बबाई पहाड़ी झुंझुनू और बाबाई पहाड़ी जयपुर। और अलवर की बात करें, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर। हर्ष पर्वत यहाँ पर क्या है, जैसे कि हाथी नाल जो है उदयपुर में है और हाथीगुड़ा नाल है राजसमंद में, तो इसी प्रकार से हर्ष पर्वत तो है सीकर में और हर्षनाथ पहाड़ी का, हर्षनाथ मंदिर भी कहाँ है, सीकर में। लेकिन हर्षनाथ पहाड़ी अगर एग्जाम में पूछ ले तो वो कहाँ है, अलवर में। हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, हर्ष पर्वत और हर्षनाथ मंदिर कहाँ है, सीकर में। तो आपको ये रटना है या तो कैसे भी करें आप याद रखना है। उदयनाथ पहाड़ी अलवर। रूपारेल नदी का उद्गम देखते हैं अपन यहाँ पर। भैराज पर्वत अलवर। भानगढ़ हिल्स अलवर। सिरावास हिल्स भी कहाँ है, अलवर में। तो आप इसको एज इट इज़ 10 से 15 बार आप पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएगी। हर्ष पर्वत सीकर, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, हर्षनाथ मंदिर सीकर, उदयनाथ पहाड़ी, रूपारेल नदी का उद्गम अलवर, बहराज पर्वत अलवर, भानगढ़ हिल्स अलवर, सिरावास हिल्स अलवर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। बूंदी की बात करें तो आड़ावाला या आरावाला बूंदी, ठीक है। भीलवाड़ा की बात करें तो बिजासन हिल्स, ये आपको याद रखनी है। आप एक बार अगर रट लेंगे इसको, 10 से 15 बार पढ़ लेंगे तो जैसे ही एग्जाम में आया और फट आपका आंसर वहाँ पर निकल के आएगा। बाबाई पहाड़ी झुंझुनू, बाबाई पहाड़ी
जयपुर, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, हर्ष पर्वत सीकर और पहाड़ी अलवर, हर्षनाथ मंदिर सीकर, उदयनाथ पहाड़ी, रूपारेल नदी का उद्गम भैराज पर्वत, भानगढ़ हिल्स, सिरावास हिल्स सब अलवर में, बूंदी में आड़ावाला या आरावाला, भीलवाड़ा में बिजासन माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में भी है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। बिजासन हिल्स भीलवाड़ा, बिजासन माता मंदिर इंद्रगढ़ बूंदी में है। बिजासन हिल्स अगर पूछ ले एग्जाम में तो भीलवाड़ा, बिजासन मंदिर अगर पूछ ले तो इंद्रगढ़ बूंदी में, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन बात करें राजस्थान की विशेष आकार की पहाड़ियां। गोलाकार पहाड़ी, कौन सी गोलाकार पहाड़ी का है? बाड़मेर में है, यह आपको याद रखना है। अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी है बारा, हाड़ौती में। यहाँ पे जो जल भराव होता है, रामगढ़ क्रेटर का एग्जाम्पल है, जो भी कहा है बारा में है। ये रामगढ़ क्रेटर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मैच करने में आपके 4 ऑप्शन दे देंगे, ABCD और 1 2 3 4, और उसमें मैच करवाएंगे आपको, ए में तीसरा, ए में दूसरा, उस टाइप से इसमें क्या है आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। कौन सी? घोड़े की नाल जैसी जो है पहाड़ी है बारा, हाड़ौती में जल भराव होता है। रामगढ़ क्रेटर का है बारा में है। डिस्क शेप की पहाड़ी या फिर तस्तरी नुमा पहाड़ी की बात करें तो उदयपुर में। गिरवा पहाड़ी भी बोलते हैं, तस्तरी नुमा या गिरवा, और पर्वतों की श्रृंखला है। ये क्या है? पर्वतों की श्रृंखला है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स, अर्धचंद्राकार आकृति में रेत के टीले तो बालू का स्तूप है, लेकिन अर्धचंद्राकार पहाड़ी का है बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा और झालावाड़ में। कोटा और झालावाड़ में बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ठीक है। और सर्पिलाकार नाग पहाड़ी अजमेर की अपन ने बात कर ही ली है, तो ये आपको याद रखना है। गोलाकार बाड़मेर, अर्धचंद्राकार या फिर घोड़े की नाल के आकार की रामगढ़ क्रेटर, ये सब बारा में, ठीक है, हाड़ौती। और डिस्क शेप की तस्तरी नुमा आपकी गिरवा पहाड़ी, पर्वतों की श्रृंखला आपके उदयपुर में हो जाएगी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी मुकुंदरा और कोटा, मुकुंदरा हिल्स, बूंदी हिल्स, कोटा, झालावाड़, ठीक है। नाग पहाड़ी अजमेर, तो ये विशेष आकार की पहाड़ियां हो जाएगी आपके। और पूर्वी मैदान की बात करें, अब कौन सा पार्ट देखेंगे अपन? पूर्वी मैदान। ये आपके अरावली, ये अपने मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 पार्ट में, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। ये होगी आपके अरावली की चर्चा आपने कर ली। उसके बाद में ये अपने हाड़ौती वाला क्षेत्र हो जाएगा, और ये वाला अपने क्या है? पूर्वी मैदानी वाला पार्ट है। तो पूर्वी मैदानी की अगर पार्ट की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। जो पूर्वी मैदान जो है राजस्थान का, उसका निर्माण क्या है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद या बारीक सेडिमेंट से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। निर्माण काल है प्लेस्टोसिन काल, ये आपको याद रखना है। किसका? पूर्वी मैदान का। पूर्वी मैदान का अध्ययन, अब अध्ययन करेंगे अपन, अध्ययन की दृष्टि से फिर पूर्वी मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जब भी अध्ययन करेंगे उनको क्या अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं, और उससे क्या है अपने को याद भी रहता है। माही के मैदान, पहला पार्ट क्या है? माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और चंबल का मैदान। ये क्या है? एज इट इज एग्जाम में पूछते हैं पूर्वी मैदान को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और कौन कौन से? माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, चंबल का मैदान, ठीक है। इसमें पूर्वी मैदान एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को निम्न में से किन भागों में बांटा गया है? ए आ जाएगा माही का मैदान, बी आ जाएगा बनास बाणगंगा का मैदान, सी आ जाएगा हाड़ौती का मैदान, और यहाँ आ जाएगा डी चंबल का मैदान। तो हाड़ौती का मैदान क्या हो जाएगा? गलत आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। माही का मैदान की बात करें तो माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, चंबल का मैदान पड़ेंगे यहाँ पर पूर्वी मैदान में राजस्थान के। माही के मैदान की बात करें तो माही नदी से जो सेडिमेंट है, जो जमा किए गए अवसाद है, उससे किसका निर्माण हुआ है? माही के मैदान का। इसे माही, भाटी या वागड़ का मैदान भी कहते हैं। अपन को पता है कि वागड़ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को कहते हैं, तो माही, भाटी या वागड़ का मैदान कहते हैं। विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान भी कहा जाता है, ठीक है।
ये माही नदी आ जाएगी यहाँ पर। माही नदी वैसे अपन अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम उसमें अपन देख लेंगे। उद्गम इसका एमपी से होता है, ये प्रतापगढ़, और यहाँ पर अपने त्रिवेणी संगम सोम माही जाकम का बनता है। और माही नदी ये अपने यहाँ पर है डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर जाती है, ये भी इसके ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र में आता है। उसके बाद में अपन बात करें, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह मैदान 56 गांवों में विस्तृत है। कहाँ पर? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 56 गांवों में विस्तृत है। तो बात याद रखनी है। मिट्टी की बात करें तो माही मैदान में मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख कृषि फसलों की बात करें तो मक्का की अगर अपन बात करें, मक्का, चावल और गन्ने की बात करेंगे। मक्का, अगर माही कंचन और माही धवल मक्का की किस्में हैं, और चावल की माही सुगंधा। सुगंध आती है चावल में से, तो चावल पकाते हैं अपन, तो माही सुगंधा कौन सी फसल हो जाएगी, मतलब किसकी किस्म हो जाएगी? चावल की। और मक्का की माही कंचन और माही धवल, माही कंचन माही धवल, माही कंचन और माही धवल किसकी हो जाएगी? अपने चावल, मक्का की। और चावल की माही सुगंधा, जिसमें सुगंध आती है चावल से, तो इससे आप याद रख सकते हैं। और गन्ना इसमें हो जाएगा। माही कंचन माही धवल मक्का की, और माही सुगंधा अपने चावल की हो जाएगी। कृषि फसलें कौन से एरिया में? माही के मैदान में। बनास बाणगंगा का मैदान पढ़ेंगे। अब बनास बाणगंगा के मैदान की बात करें तो इसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बनास बाणगंगा का मैदान को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मेवाड़ के मैदान और मारपुरा करौली के मैदान में इसको डिवाइड करते हैं। मेवाड़ के मैदान की बात करें और मारपुरा करौली का मैदान, कौन सा? मालपुरा करौली का मैदान। कौन सा मैदान पढ़ रहे हैं? माही का मैदान तो अपने को पता है कि क्या है, राजस्थान के दक्षिण में है। उसके बाद में बनास बाणगंगा के मैदान की बात करें तो इसको अध्ययन की दृष्टि से फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। मेवाड़ का मैदान, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ का मैदान कहते हैं। जो बनास या बाणगंगा का मैदान देख रहे हैं यहाँ पर, तो बनास की बात करें, बनास का मैदान, फिर बाणगंगा का मैदान पढ़ेंगे। बनास के मैदान को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेवाड़ का मैदान। जो बनास का जो दक्षिणी मैदान है, मेवाड़ का मैदान है, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, ये 2 हैं। इसको अपन दक्षिणी पार्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? उत्तरी मैदान बोल देते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान, दक्षिणी मैदान। बनास के मैदान के दक्षिणी पार्ट को मेवाड़ का मैदान और उत्तरी पार्ट को मालपुरा करौली का मैदान यहाँ पर कहा जाता है। मेवाड़ के मैदान की बात करें, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, और ये आपकी ट्रिक हो जाएगी कुबेर से, CUBR, कुबेर। इंग्लिश में लिखना है C से चित्तौड़गढ़, U से उदयपुर, B से भीलवाड़ा, R से राजसमंद। कुबेर से आप इसको याद रख सकते हैं। और मेवाड़ के मैदान को CUBR, कुबेर। C से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। मालपुरा करौली के मैदान की बात करें तो बनास के उत्तरी मैदान को, ये आपको याद रखना है। जो ऊपर है वो तो दक्षिणी मैदान है, और जो नीचे है लिख रहे हैं अपन, पढ़ रहे हैं, या तो अपन इसको ऊपर नीचे करके पढ़ सकते हैं। मालपुरा करौली का मैदान, बनास के उत्तरी मैदान को विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। कहाँ पर? अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। मिट्टी की बात करें, बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, बनास के मैदान में भूरी मिट्टी पाई जाती है। विस्तार इसका किसका है? मालपुरा करौली के मैदान का विस्तार अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ATM, लेकिन ATM कौन सा? SM वाला। ATM से याद रखना है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, बाणगंगा के मैदान की अगर अपन बात करें तो बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान कहते हैं। आपको चीजें याद रखनी है। कैसे? इनके जो अलग से नाम दे रखे हैं ये आपको याद रखना है। जैसे कि अर्धशुष्क प्रदेश को बांगड़ भी कहते हैं, और लूनी बेसिन को गोडवाट बेसिन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनके जो उपनाम हैं ये आपको याद रखने हैं। बाणगंगा के मैदान को रोही का मैदान भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड़, दौसा और भरतपुर। किसका? बाणगंगा का। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वी मैदान पढ़ रहे हैं। पूर्वी मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो हो गया अपने माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान, और एक और अपन यहाँ पर देखते हैं कौन सा मैदान हो गया एक और?
पूर्वी मैदानी प्रदेश में अपन ने देखा एक माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और एक और चंबल का मैदान। ये जो है, जो मैदान है तीनों किससे बने हैं? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसाद से। तो अपन को पता है कौन कौन सी नदियां हैं यहाँ पे। तो माही नदी से माही का मैदान, बनास नदी से बनास का मैदान, बाणगंगा नदी बाणगंगा का मैदान, चंबल नदी चंबल का मैदान। तो आपको इससे क्या करना है? याद रखना है। तो ये माही का मैदान हो जाएगा, ये बनास बाणगंगा का मैदान हो जाएगा और एक और चंबल का मैदान हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या है? इससे याद रखना है, क्योंकि ये क्या है? नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बने हैं पूर्वी मैदान, ये मैदान। तो पूर्वी मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, माही का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान और एक और चंबल का मैदान। तो अब अपन देखते हैं चंबल का मैदान। चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग का मैदान भी कहते हैं। ये आ गया अपने बीहड़। बीड़ अगर आ जाए, क्या आ जाए? बीड़। बीड़ तो क्या है? शेखावटी में चारागाह भूमि को क्या कहते हैं? बीड़। शेखावटी में चारागाह भूमि बीड़ कहलाती है। कौन सी? चारागाह भूमि। और कहाँ की? शेखावटी की। शेखावटी में चारागाह भूमि तो बीड़, और लेकिन बीहड़, चंबल के मैदान को बीहड़ या डांग का मैदान भी कहते हैं। उस उत्खात स्थलाकृति बनती है अवनलिका अपरदन से। किसकी? चंबल के अवनलिका अपरदन से जो उत्खात स्थलाकृति बनती है उबड़ खाबड़, उसको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक, चंबल के अवनलिका अपरदन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। तो ये बीहड़ की क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, विस्तार की अगर अपन बात करें, किसके? अपन चंबल नदी के। चंबल नदी का विस्तार किधर है? वो एरिया हो जाएगा चंबल के मैदान का चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। ये क्या हो जाएगा? इसका विस्तार हो जाएगा। मिट्टी की बात करें, काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये अपन को पहले से याद है। ठीक है, ये जो चंबल नदी जो है, चंबल का उद्गम जानापाव पहाड़ी MP, यहाँ पे 84गढ़ चित्तौड़ से एंट्री करती है राजस्थान में, और उसके बाद में चित्तौड़ के 84गढ़ से एंट्री करती है, फिर बूंदी, कोटा और यहाँ पर करौली, धौलपुर में क्या है? इसका अपवाह क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या है? ये इसका मैदान हो जाएगा, चंबल का मैदान। बीहड़ वाली टर्म आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। पूर्वी मैदान की इंपॉर्टेंस की बात करें तो पूर्वी मैदान का क्या महत्व है? पूर्वी मैदान के महत्व की अगर अपन बात करें तो पूर्वी मैदान का क्या महत्व है? कृषि उत्पादकता क्या होती है? यहाँ पर अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है। पूर्वी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक होती है। यहाँ पर क्या? उद्योग भी अच्छे विकसित है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़ पाई जाती है। ये अपन ने भौतिक प्रदेश अपन देख रहे हैं, जिसमें अपनों ने ओवरऑल जब सारणी बना के चर्चा की थी, उसमें अपन मृदा की बात कर चुके थे। जल घनत्व की बात करें, जल घनत्व यहाँ पर अधिक पाया जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है? अधिक उपजाऊ मिट्टी है, और ये क्या है? मिट्टी को अधिक उपजाऊ मिट्टी है। जल घनत्व इसलिए यहाँ पर अधिक पाया जाता है। आधारभूत अवसंरचना क्या है? अधिक विकसित है। क्यों? क्योंकि पूर्वी मैदान में आधारभूत अवसंरचना, उद्योग भी अच्छे विकसित है। तो यहाँ पर सड़क, विद्युत और परिवहन व शिक्षा भी क्या है? अच्छी डेवलप है। उद्योग की बात करें, पूर्वी मैदान में अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक उद्योग विकसित है। यहाँ पर अलवर इस भौतिक प्रदेश में आता है, पूर्वी मैदान में। तो यहाँ पर अलवर में सर्वाधिक क्या है? बड़े उद्योग। पक्षी जैव विविधता क्या है? यहाँ पर अधिक है। पूर्वी मैदान में पक्षियों की अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे बंद बारेठा और केवला देव। केलादेव मंदिर करौली, ये क्या है? केवलादेव, जो सवाई माधोपुर का है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बंद बारेठा और केवला देव। दिशाओं के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग की अगर अपन बात करें तो नदी वाले पार्ट ही होंगे मैदानी भाग। घग्गर का मैदान हो जाएगा, ये लूनी का मैदान हो जाएगा, ये माही का मैदान हो जाएगा, ये चंबल का मैदान हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार। ये अपने क्या हो जाएंगे? ओवरऑल सारे भौतिक प्रदेश हो जाएंगे। मरुस्थल की चर्चा की, मरुस्थल को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, अर्धशुष्क और शुष्क। शुष्क को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप युक्त। उसके बाद में अर्धशुष्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, घग्गर बेसिन। और उसके बाद में अरावली, अरावली को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, मेवाड़ अरावली, आबू अरावली। उसके बाद में अपन ने देखा पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पूर्वी मैदान को 3 पार्ट कौन कौन से थे? माही का मैदान,
पूर्वी मैदान का, माही का मैदान और बनास बाणगंगा का मैदान और एक और चंबल का मैदान। अब अपन देख रहे हैं हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती का पठार की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठार। निर्माण की बात करें, इसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ है। निर्माण काल क्रिटेशियस काल आपको याद रखना है। हाड़ौती की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। औसत ऊंचाई है हाड़ौती की 500 मीटर। एक टर्म आती है यहाँ पर, कौन सी? GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान सीमांत भ्रंश जिसको बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। लेकिन ये क्या है? ये सीमांत भ्रंश है। क्या है? सीमांत भ्रंश। यह एक भ्रंश है। GBF की आपको डेफिनेशन लिखनी आ जाए तो क्या लिखोगे? यह एक भ्रंश है जो अरावली व हाड़ौती के मध्य स्थित है। अरावली और हाड़ौती के मध्य में जो सीमा है, उस सीमांत पे जो भ्रंश है उसको क्या कहते हैं? महान सीमांत भ्रंश। ठीक है, अरावली और हाड़ौती के मध्य में स्थित है। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और विस्तार इसका क्या है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, 12 इसमें काउंट नहीं होगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, क्योंकि 12 अपने इस साइड में रह जाता है। ठीक है, तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। GBF जो है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हाड़ौती के उत्तर पश्चिम एवं अरावली के पूर्व में स्थित है। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के उत्तर पश्चिम में ये हाड़ौती है, ये वाला क्षेत्र ओवरऑल, यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसको अपन ऐसे करें, अक्षांश और देशांतर रेखा खींचते हैं यहाँ पर, या फिर एक्स या वाई बोल दो अपन। ठीक है, तो ये अपने क्या है? हाड़ौती है। तो इसके कहाँ स्थित है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट? इस जगह, तो उत्तर पश्चिम बोल देंगे इसको। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। और अरावली के पूरब में स्थित बोल देंगे, अरावली इस जगह है, इसके पूरब में बोल देंगे। और ये अपन ने बात की थी मरुस्थल की लंबाई की। मरुस्थल की लंबाई अपन ने यूं देखी थी और मरुस्थल की चौड़ाई ऐसे देखी थी। तो चौड़ाई तो क्या है? पूरब से पश्चिम की अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की 300 किलोमीटर और 640 किलोमीटर ये वाली है। तो इसको अगर पूछ ले ऐसे, मरुस्थल की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 640 किलोमीटर, अपनों को उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर ही करनी है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अपन ने देखा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली भी इसमें क्या है करौली। ठीक है, ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है। GBF जो अब नदियों द्वारा अवसाद लाकर क्या कर दिया गया है? भर दिया गया है। जो भ्रंश था वो अब क्या है? समाप्त हो गया है। नदियों द्वारा अवसाद लाकर जो सेडिमेंट नदियां लाती है उनके द्वारा क्या है? भर दिया गया है। जो हाड़ौती का पठार या दक्षिण पूर्वी पठार इसको बोलते हैं, तो इसको अध्ययन की दृष्टि से अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। कौन कौन से पार्ट? ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है दक्कन लावा पठार, और ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ये विंध्यन कगार है। ठीक है, तो हर चीज को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो हाड़ौती के मुख्य भाग कौन से हैं? दक्कन लावा पठार और एक विंध्यन कगार। दक्कन लावा पठार की बात करें, यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वागड़, मालव प्रदेश, कौन सा? मालव प्रदेश, और ऊपर माल, बिजोलिया, भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। विंध्यन कगार है अपने हाड़ौती और डांग क्षेत्र, ये आपको याद रखना है। दक्कन लावा पठार हाड़ौती के 2 पार्ट है, दक्कन लावा पठार, विंध्यन कगार। दक्कन लावा पठार और विंध्यन कगार। दक्कन लावा पठार की बात करें, यह हाड़ौती के दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती के कहाँ है? दक्षिण में स्थित है, जिसका विस्तार मालव प्रदेश, मालवा वाला पार्ट है अपने, प्रतापगढ़, झालावाड़, जो MP का जो मालवा वाला पार्ट है उसके पार्ट माने जाते हैं ये प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो मालव प्रदेश हो जाएंगे अपने दोनों, किसमें? दक्कन लावा पठार जो दक्षिणी भाग है उसमें प्रतापगढ़, झालावाड़, और ऊपर माल कौन कौन से हैं? बिजोलिया और भैंसरोडगढ़। बिजोलिया, भीलवाड़ा, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, ये भी अपने किस में आएंगे? दक्कन लावा पठार में आएंगे। विंध्यन कगार की बात करें तो विंध्यन कगार क्या है? यह हाड़ौती के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वो चीज अपन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा क्या है? माही के मैदान वाला पार्ट है, इसलिए डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा इसमें अपने हाड़ौती के पठार में नहीं काउंट होगा। हाड़ौती के पठार में काउंट होगा प्रतापगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, ये एंट्री हो गए। ठीक है, विंध्यन कगार की अगर अपन बात करें, हाड़ौती के दक्षिण पूरब में स्थित है। हाड़ौती के दक्षिण पूरब में स्थित है। ठीक है, और
हाड़ौती की बात करें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और डांग क्षेत्र सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर भी अपने इसमें काउंट होते हैं हाड़ौती पठार में। विंध्यन कगार की चट्टानों की बात करें, खनिज कौन से निकलते हैं यहाँ पे, अधिकतम पत्थर वाले खनिज निकलते हैं, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर, रेड स्टोन लाल पत्थर, कोटा स्टोन और हीरा। ये आपको याद रखना है। कौन सी चट्टानों से निकलते हैं, विंध्यन कगार की चट्टानों से निकलते हैं। यहाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ से सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, रेड स्टोन, कोटा स्टोन, हीरा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हाड़ौती के 3 गौण भाग भी हैं। कौन से हैं, मुख्य भाग तो अपन ने देख लिए, मुख्य भाग कौन कौन से हैं, दक्कन, लावा पठार और विंध्यन कगार, ये क्या है, मुख्य भाग है। गौण भाग की बात करें तो गौण भाग छोटे जो है वो गौण कहलाते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी की बात करें, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स, बूंदी हिल्स जो बूंदी में है अर्धचंद्राकार। फिर अर्धचंद्राकार पहाड़ी है। उसके बाद में शाहाबाद उच्च भूमि है जो बारा में है, शाहाबाद उच्च भूमि बारा, डगगंगधर उच्च भूमि झालावाड़। ये क्या है, ऊंचा उठा हुआ भाग है हल्का सा, तो इसको ध्यान रखना है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी को 2 पार्ट है, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़, बूंदी हिल्स बूंदी। अर्धचंद्राकार पहाड़ी की अगर एग्जाम में पूछे तो कहाँ है, बूंदी में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ है, बूंदी में है। और ये जो है रामगढ़ क्रेटर अपन ने देखा था, कहाँ पड़ा था, बारा में। उल्का पिंड झील भी इसको बोलते हैं। शाहाबाद उच्च भूमि बारा। हाड़ौती की बात करें डगगंगधर उच्च भूमि, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्धचंद्राकार तो बूंदी है, लेकिन शाहाबाद उच्च भूमि बारा, रामगढ़ क्रेटर बारा, ये क्या है, झील है एक प्रकार की, उल्का पिंड झील या घोड़े की नाल जैसी झील बारा। हाड़ौती की बात करें यहाँ पर डगगंगधर उच्च भूमि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाड़ौती के गौण भाग कितने हैं, कौन कौन से हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, शाहाबाद उच्च भूमि, डगगंगधर उच्च भूमि। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन और ये आपको याद रखना है। हाड़ौती के 3 गौण भाग है, मुख्य भाग अपन ने 2 देखे, दक्कन, लावा पठार और विंध्यन कगार। ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी की बात करें, अर्धचंद्राकार पहाड़ी अपन ने देखी बूंदी उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिण में स्थित है। हाड़ौती के उत्तर से पश्चिम और दक्षिण, जैसे अपन इसकी बात करें, इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर क्या है, उत्तर, यहाँ पर है पश्चिम, यहाँ पर है पश्चिम और यह है दक्षिण। तो ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है जो है हाड़ौती के उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण तक विस्तृत है। तो अपन यहाँ पर इसी चीज की बात कर रहे हैं। हाड़ौती के उत्तर पश्चिम दक्षिण में स्थित है। विस्तार है बूंदी हिल्स 96 किलोमीटर, मुकुंदरा हिल्स 120 किलोमीटर। बूंदी हिल्स 96, मुकुंदरा हिल्स 120, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़। शाहाबाद उच्च भूमि 12, मुख्यतः हाड़ौती के पूर्व में स्थित है। विस्तार 12 मुख्य रूप से। इस क्षेत्र में घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियां स्थित है जिनके मध्य रामगढ़ क्रेटर या झील स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः सहरिया जनजाति रहती है। डगगंगधर उच्च भूमि की बात करें, यह झालावाड़ जिले में स्थित है। डगगंगधर उच्च भूमि झालावाड़ जिले में स्थित है। ये डगगंगधर के बीच में चोमेला पड़ता है, चोमेला स्टेशन। ये मैं यहीं इसी जगह का रहने वाला हूँ। तो ये वाला पार्ट आता है डगगंगधर उच्च भूमि, ये अपना मतलब मेरा क्षेत्र हो गया। ठीक, इस क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है और सोयाबीन का अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाड़ौती के इंपॉर्टेंस की बात करें, अपन ने जैसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा, उसके बाद में अपन उसको क्या करते हैं, उसके महत्व की, उसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। उसका क्या महत्व है। कृषि उत्पादकता अधिक होती है कहाँ पर, हाड़ौती में। हाड़ौती क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ काली उपजाऊ मिट्टी है। जल घनत्व क्या है, अधिक है, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी है। खनिज की बात करें, हाड़ौती में मुख्यतः पत्थर वाले खनिज निकलते हैं। पत्थर वाले खनिज, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, रेड स्टोन, धौलपुर पत्थर। जल उत्पादकता, सतही जल की बात करें, इस क्षेत्र में जल उत्पादकता अधिक होती है। क्यों, क्योंकि इस भौतिक प्रदेश में नदियां अधिक हैं। चंबल, कालीसिंध वगैरह नदियां क्या है, यहाँ पर अधिक है। जलीय जैव विविधता की बात करें, जलीय जैव विविधता जो है हाड़ौती क्षेत्र में जलीय जैव विविधता अधिक पाई जाती है। जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ और उदबिलाव, गांगेसूस। गांगेसूस क्या है, डॉल्फिन, कैंगेटिक सूस भी बोलते हैं। सर्वाधिक गंगा नदी में पाए जाते हैं गांगेसूस, और अपने यहाँ पर चंबल नदी में भी पाए जाते हैं। तो घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव, गांगेसूस सर्वाधिक यहाँ पर अपने हाड़ौती में
पाए जाते हैं। ये हाड़ौती की इंपॉर्टेंस होगी। उसके बाद में अपन बात करते हैं राजस्थान की जलवायु। ये अपना नया टॉपिक है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे जलवायु की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेनेसांस कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन वीडियो।